चलिए, कल आंसर सब लोग लिखे थे ना जी? सबमिट कर दिए थे? कोई 6 बजे से पहले भी लिख के निकल गया था? सब लोग पूरा टाइम लिए थे? ज्यादा टाइम ले लिया? हाँ। चलिए, तो कल हम लोगों ने यही देखा था, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल इंक्रोचमेंट, है ना? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण या न्यायिक अतिरेक। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने बात कर लिया था। अब जो एक करंट का भी इशू है और लगातार उस पर सवाल भी पूछा जाता रहता है ना? तो वो है जुडिशरी से संबंधित कॉलेजियम का विवाद। यदा कदा कॉलेजियम तो चर्चा में रहता ही है ना? हम लोग भी बहुत बार कॉलेजियम का चर्चा किए हैं, कॉलेजियम पे बातचीत की हुई है हमारी। लेकिन अब मसला ये है कि कॉलेजियम सिस्टम जो इंडिया में जुडिशरी के द्वारा जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करता है, जिस पे तमाम तरह के आरोप भी लगे हैं कि यह प्रक्रिया जो है वो न्याय संगत नहीं, निष्पक्ष नहीं, वंशवाद के तरफ अग्रसर है। नेपोटिज्म का आरोप जुडिशरी पर कॉलेजियम व्यवस्था के कारण लगता है। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास भारत की सरकार के द्वारा 2014 में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत जब किया गया, तो कोर्ट ने कहा कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारत के संविधान के मूल संरचना का उल्लंघन है। तो मामला तो यह है कि जो व्यवस्था संविधान में ही नहीं, वो मूल संरचना का अंग कैसे हो गया? कि कॉलेजियम संविधान स्थापित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा ग्रहित प्रक्रिया है। न्यायालय ने इसको ग्रहित किया है, इसको प्राप्त किया, इसको प्रारंभ किया अपने माध्यम से। फर्स्ट जुडिशियल केस, सेकंड जुडिशियल केस, थर्ड जुडिशियल केस। आप जुडिशियल केसेस को देखेंगे तो खास करके सेकेंड जुडिशियल केस में ही कॉलेजियम का एक कंसेप्ट डेवलप हो गया था, है ना? वो डेवलप हो गया था कहां पर? सेकेंड जुडिशियल केस में ही। ठीक है, चलिए, तो एक हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, कॉलेजियम सिस्टम। आ जाइए। आप कौन से आईएसटी से चले हैं? हमरा वाला से है? यह क्लास तो थोड़ा लेट स्टार्ट होवे करेगा। बराबर कहता हूं कि आप लोग अपने स्तर पर डिसिप्लिन मेंटेन करिए, हम लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो। अनुशासन में रहना इसलिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला रहे, अनुशासन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारा संस्कार है, या ये हमारे फायदे की चीज है ना? ये हमारे फायदे की चीज है, आपकी फायदे की चीज है। ठीक है, तो क्योंकि, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा नहीं, खास करके तब तक जब तक कि कुछ बन जाइए, तब तक कम से कम टाइम को पकड़िए। बनने के बाद तो आपकी इच्छा, आप खुद अधिकारी रहेंगे, तो आपकी मर्जी, आपको कौन रोकेगा, कौन टोकेगा, है ना? हालांकि सिस्टम है, व्यवस्था है। अब प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ही लोग टाइम पर 10 बजे मुख्यमंत्री अगर सचिवालय पहुंच जाए तो आईएएस को तो पहुंचना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री ही 10 बजे जाकर सेंटर सेक्रेटरीट में बैठ जाए, अब नाश्ता किए हो चाहे नहीं किए हो, आईएएस ऑफिसर को पहुंचना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं। 10 बजे आ गए, 9 बजे तक गईबे नहीं किए। 10 बजे आ गए और रात को 9 बज गया, सेक्रेटरीट में ही गए ही नहीं। अब अधिकारी क्या करेंगे? जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अब उनको भी रहना है, जब तक प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं तब तक जाना नहीं है।
जब तक मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं तब तक जाना नहीं, है ना। तो आपके ऊपर का जो सुपीरियर ऑफिसर होगा उसके कंट्रोल में तो रहना पड़ेगा, कंट्रोल में तो सबको कहीं ना कहीं रहना है ना। इसलिए थोड़ा प्रयास करना है कि कम से कम जब पठन पाठन का काम सब चल रहा है तो वहां पर टाइम को हम पकड़ लें। बाकी तो भविष्य में जब कुछ बन जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है नहीं करना है ना। तो कॉलेजियम सिस्टम ये हम लोग बात कर रहे थे कि हमें देखना है कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है ये क्या होता है और किस प्रकार से होता है ना। तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है ना। इट्स अ प्रोसेस ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। लिख लेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है। और ये कॉलेजियम की जो व्यवस्था है ये हमेशा चर्चा में क्यों रहती है जी, या अभी भी ये चर्चा में क्यों है कॉलेजियम? कॉलेजियम के चर्चा में रहने का कारण है वर्तमान के हमारे विधि मंत्री भारत सरकार, है ना, लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, कुछ समय पहले की बात है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की योग्यता को दरकिनार करते हुए अपने पसंद के लोगों को न्यायपालिका में जज बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में योग्यता बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है सुप्रीम कोर्ट की, वो प्रोडक्टिविटी पर भी इंपैक्ट इसका पड़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पूरे व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और कैसे है। तो कॉलेजियम प्रणाली जो है ये बेसिकली क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। कुछ लोग तो इसको ये भी कहते हैं कि ये जजों द्वारा जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है। जजों द्वारा जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया है, क्योंकि इस पूरे मैटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं उनका जो काम है वो सिंबॉलिक तौर का है, प्रतीकात्मक तौर पे है, वो उनका कोई बस नहीं चलता इस मैटर में। ना राष्ट्रपति महोदय का कोई बस चलता है और ना ही इस मैटर में आपको बस चलता है प्रधानमंत्री का, किसी का नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो होता है CJI +4, ये सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब +4 का मतलब है, +4 मतलब 4 सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि चीफ जस्टिस के बाद के जो 4 लोग एकदम क्रोनोलॉजी में होंगे वो 4 लोग इसमें शामिल होते हैं, और यही लोग रिकमेंडेशन भेजते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा। अलग अलग हाई कोर्ट से रिकमेंडेशंस को लेते हैं और उसमें से ये लोग छांटते हैं, और छांट करने के बाद राष्ट्रपति को अपना भेज देते हैं। राष्ट्रपति इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति इनका सलाह मानने के लिए बाध्य भी है। हाँ, राष्ट्रपति सलाह कब नहीं मानेगा, जब ये जो रिकमेंडेशन गया है राष्ट्रपति को, अगर ये रिकमेंडेशन बहुमत के माध्यम से नहीं गया है, देन राष्ट्रपति चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब चूंकि 5 लोग हैं तो बहुमत 3 पर होगा। तो अगर मान लीजिए कि
ए बी सी 3 जज हैं। इन जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बातचीत हो रही है और जो 3 जज हैं इसमें उन्होंने कह दिया कि ए और बी को जज बनाया जाए, है ना, और 2 जज जो हैं वो कह रहे हैं कि सी को बनाया जाए। तो कौन जज बनेगा? ए और बी बनेगा। रीजन, क्योंकि ए और बी के साथ बहुमत है। ध्यान रहे कि चूंकि इसमें सीजीआई भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहने का यह मतलब तो कदापि नहीं है कि उनका वोट का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, नहीं। 1 पर्सन 1 वोट। अगर मान लीजिए कि 2 आदमी जो सी को बनाने के लिए कह रहा है, इसमें एगो सीजीआई हो एगो कोई और हो, तो बात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वोट का वैल्यू एक ही होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सीजीआई जिसको चाहे उसको बना दे, नहीं। बहुमत का निर्णय होगा और राष्ट्रपति बहुमत का बात मानने के लिए बाध्य है। तो यदि कोई नाम राष्ट्रपति के पास ऐसा जाता है जिसके नाम के साथ बहुमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में ही बटे हुए हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि 2 आदमी कह दे कि हाँ ए को, और 2 कह दे बी को, कह दे सी को, तो बहुमत तो किसी के साथ नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी की बात नहीं मानेगा। तो ये लोग तेज होता है, ये लोग आपस में राय कर लेता है कि राष्ट्रपति को मौके मत दो, आपस में झगड़ा नहीं करना है, आपस में राय रखना है, आपस में क्या करना है, कम से कम 3 आदमी एक नाम के साथ एग्री कर जाओ। 3 आदमी ना एग्री कर जाएंगे तो बहुमत हो जाएगा, राष्ट्रपति बहुमत की बात को खारिज नहीं कर सकता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रक्रिया होती है। हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम होता है, जो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात करता है। तो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो होता है सीजे +2, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ऐसे पटना की बात करें, पटना हाई कोर्ट है, तो पटना हाई कोर्ट में अगर जो कॉलेजियम होगा उसमें क्या होगा, एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज होगा। अब ये लोग रिकमेंडेशन भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे यहां ये लोग चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसमें से चूज करेगा और चूज करके राष्ट्रपति को ये करेगा। हालांकि सीधे राष्ट्रपति तक मैटर नहीं जाता है, तो मैं इससे कह, राष्ट्रपति चूंकि नियुक्त करते हैं, ये मैटर पहले जाएगा विधि मंत्री के पास, रिकमेंडेशन विधि मंत्री के पास जाता है। विधि मंत्री उसको पूरा एनालिसिस करते देखते हैं, हालांकि एनालिसिस का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि रिजेक्ट तो कर नहीं सकते, है ना। तो वो उसको देखते हैं और देखने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास मैटर को ट्रांसफर होता है और फिर राष्ट्रपति जो है सो मैटर को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, तो चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा ये तो जज साहब ही डिसाइड कर रहे हैं, और ये इंडिया में ही होता है केवल कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कर रही है। बाकी विश्व के किसी भी देश को अगर आप स्टडी करिएगा, इवन अमेरिका को स्टडी करिएगा, जो जुडिशियल सुपरमेसी का स्टेट है, जहां न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, वहां पर भी न्यायपालिका स्वयं न्यायपालिका में नियुक्ति नहीं करती है, लेकिन हमारे यहां ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से इस पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं और तमाम तरह की बातें इसमें होती हैं। इसीलिए ये विवाद का विषय है और इसीलिए मुख्य परीक्षाओं के अंतर्गत या साक्षात्कार के अंतर्गत आपसे इन मुद्दों पर सवाल पूछ लिया जाता है। और मध्यम मार्गी रहते हुए, है ना, मिडिल पाथ पे रहते हुए ठीक तरीके से आपको अपने जवाब को सामने वाले के सामने परोसना होता है, जिससे कि ऐसा भी ना लगे कि आप कोई एक एब्सोल्यूट लाइन पकड़ लिए हैं, है ना, और ऐसा भी नहीं लगे कि आप तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तथ्यों के साथ आप बात करके अपनी चीजों को आपको प्रूव करने का प्रयास करना है। तो इन्हीं चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो लिखेंगे कि हाल ही में
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की है। कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की है। और कहा है कि न्यायाधीश, और कहा है कि न्यायाधीश योग्यता को दरकिनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। ठीक है, नियुक्ति या पदोन्नति, पदोन्नति का मतलब हुआ प्रमोशन, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, न्यायाधीश योग्यता को दरकिनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 124(2) और 217 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्ति से संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 124(2) इट्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट, एंड आर्टिकल 217 इट्स रिलेटेड टू हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट, है ना। 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की चर्चा है, और 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का चर्चा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे इसमें, कॉलेजियम प्रणाली और इसका विकास, कॉलेजियम सिस्टम एंड देयर डेवलपमेंट, कॉलेजियम प्रणाली और इसका विकास। अब एक बात तो आपको अपने तर्क संगतता के लिए एक बात ध्यान में बिठा लेनी होगी कि कॉलेजियम प्रणाली ना तो संविधान में स्थापित प्रक्रिया है और ना ही संसद ने इसके लिए कोई विधि बनाया है। इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन एंड इट्स नॉट अ पार्लियामेंट्री एक्ट फॉर्म। इसके लिए ना तो संसद ने कोई कानून बनाया है और ना ही इसके लिए न्यायालय के द्वारा संविधान में कोई इसके चर्चा है। तो फिर ये है क्या? तो न्यायालय के द्वारा अपने आदेश से ही बनाया गया है। न्यायालय ने स्वयं से इसको डेवलप कर लिया है ना, अपने आप से विकसित किया है। ना तो कहीं संविधान में लिखा हुआ है और ना ही कहीं संसद ने कानून बनाया है। अब आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने बताया था, मैडम प्राइम मिनिस्टर
मैडम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, जब मैडम प्राइम मिनिस्टर थी तो कहा जाता है कि पूरी डिक्टेटरशिप, तानाशाही, पूरा पावर, मतलब आप समझ लीजिए कि लुई 14 फ्रांस का, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं और सारी शक्तियां मेरे अंदर से निकलती हैं। मैडम प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा लगता है कुछ समय के लिए भूल गई थी कि मैं एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हूं, मैं एक रिपब्लिक स्टेट में हूं। और वो क्या कर रही थी, बहुत सारे संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रही थी। 1973 में केशवानंद भारती केस का जब फैसला आया, मजेदार बात है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि मामला खुला कहां से और अनावश्यक हस्तक्षेप मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस में आखिर किया क्यों, आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत आ गई थी। 1973 में केशवानंद भारती केस का जब फैसला आया, 13 जजों का बेंच था, है ना। जो ये बेंच था वो 3 जजेस इसमें थे, 13 जज का बेंच था। अभी तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच। इससे पहले मैडम प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे संविधान में संशोधन कर दिए थे और तमाम जो संशोधन किया था मैडम प्राइम मिनिस्टर ने, क्या तो मैडम प्राइम मिनिस्टर से हंसी आ रही है, हा? क्या कहें, इंदिरा गांधी, हा? मैडम प्राइम मिनिस्टर सम्मानित लगता है, सम्मान देने में कोई दिक्कत है। इंदिरा गांधी कहेंगे तो भाई उतनी महान शख्सियत है, वो देश की प्रधानमंत्री रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है कि, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं, क्योंकि अभी तक मैडम प्राइम मिनिस्टर बस एक ही हुई हैं, 2-3 हुई होती तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई सर कौन सी मैडम 1, मैडम 2, मैडम 3, तो वैसा नंबरिंग का फिलहाल इशू नहीं है। अभी तक के एक ही मैडम प्राइम मिनिस्टर हुई हैं। अब फिलहाल दूर दूर तक अभी सेकंड मैडम प्राइम मिनिस्टर का चांस भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं तो मोदी जी खुदे हैं। 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराया तो बोल दिया कि अगला साल हम ही फहराएंगे। ये आदमी का कॉन्फिडेंस तो अलगे लेवल पर रहता है। विपक्ष इसीलिए बेचारा डिप्रेशन में चल जाता है विपक्ष वाला सा, तो अभी चुनाव हुआ नहीं तो कह दिया कि हम अगला बार हम ही आके झंडा फहराएंगे, है ना। तो वो अपने ये से कर देते हैं, अपने मतलब साइकोलॉजी इस प्रकार से बनाते हैं ताकि सामने वाला दबाव में आ जाए। खैर, तो हुआ क्या कि 13 जजों के बेंच ने इस फैसला को सुनाया। फैसले में हालांकि अगर आप देखेंगे तो जीत तो इंदिरा गांधी की ही हुई, क्योंकि मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जो अमेंडमेंट्स किए थे उसको कोर्ट ने वैलिड मान लिया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, और कोर्ट ने यहां तक कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। पहली बार कोर्ट ने इस बात को माना 1973 के केशवानंद भारती केस में। 24 अप्रैल को फैसला आया था, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो थोड़ा सा से नहीं मानते हैं। अब आप में से कोई बीपीएससी पास कर जाए, आरडीओ बन जाए, तो मन तो करेगा ना कि एसडीएम बने पहले, आरडीओ से क्या होगा। इसके लिए थोड़ी ना तैयारी की थी हमने तो तैयारी की थी डीवाईएसपी बनने के लिए। वो नीली बत्ती वाली गाड़ी, साथ में बिहार पुलिस के 4 जवान, कंधा पर राइफल रख करके जब चलेगा, बीच में आप चलिएगा, तो आजकल बहुत सारा गाना सब वायरल हो रहा है। तो उसी पर वीडियो बनाइएगा आप भी, है भाई, कोने को वायरल हो रहा है ना जी, 2 राइफल लेके घूमला से कैसे करके, है ना, वायरल हो रहा है। कोई भोजपुरी में ही सॉन्ग है जो बहुत वायरल हो रहा है कि भाई राइफल लेके चलने से पावर नहीं आता है, ऐसे करके कुछ है उसका, है पावर एजे से शुरू होला। कहां से जी, है यादव वाला गाना है, कौन सा है? चलिए, तो क्या हुआ कि कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट ने ये कहा
कि आपने 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, ये सब अमेंडमेंट मैडम प्राइम मिनिस्टर ने अपने बस करते चली गई थी स्पीड में। कोर्ट कह रहा था कि मत करिए, कह रही थी कि हम करेंगे। मतलब कोर्ट और सरकार के बीच एक प्रकार का झगड़ा चल रहा था, समझ लीजिए। लेकिन जब केशवानंद भारती केस का फैसला आया तो कोर्ट ने यह कह दिया कि सरकार ने जो संशोधन किया वो ठीक है। तो जीत किसका हुआ? मैडम प्राइम मिनिस्टर का ही जीत हुआ। लेकिन ये कहते हुए कोर्ट ने एक कंसेप्ट दे दिया मूल संरचना का, बेसिक स्ट्रक्चर का। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट है पावर, है ना, संसद के पास पावर तो है कि आर्टिकल 368 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन ये मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं करेगा, ये जब बात हो गई तो अब मैडम प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये क्या बात हुई, ये तो हमारा हाथ बांधने का काम कर रहे हैं कि एक तरफ आप अधिकार भी दे, दूसरी तरफ कह दी कि मूल संरचना। वो चाहती थी कि एब्सोल्यूट पावर हमको मिल जाए, हमको जो मर्जी सो करे, कोई हमको रोके नहीं। तो जब फैसला आया ना तो 13 जज का बेंच था, तो 7-6 से फैसला आया था। तो जो 7 जज जो थे उन्होंने कहा कि भाई संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ऐसा कोई बेंच बनता है तो जो ग्रुप आता है तो ग्रुप अपना अपना फैसला सुनाता है। तो 7 जजों के बेंच के अध्यक्ष उस समय के सीजीआई थे, और 6 जज जो थे ये वही बात कह रहे थे जो इंदिरा गांधी जी चाह रही थी। ये कह रहे थे कि संसद को संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर का कोई कंसेप्ट भी नहीं रहे। तो लेकिन अब इनका तो बहुमत था नहीं, तो इनका बात तो लागू नहीं हो सकता था। लेकिन इनका वाला बात मैडम प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छा लगा। तो ये 6 जजों को जो लीड कर रहे थे उन लीडर का नाम था एएन रॉय। जो लीड कर रहे थे 6 जजों को, उन्हीं का नाम था एएन रॉय। तो अब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि ये आदमी मेरे मन का बात कर रहा है, तो सीजीआई अगर इसको बना देंगे तो ये मेरे हिसाब से कुछ करेगा। तो एएन राय से सुप्रीम कोर्ट में अभी कम से कम 5 गो जज थे जो सीनियर थे एएन राय से, जिनका नंबर था सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन उन सबको साइड में करके अब मैडम प्राइम मिनिस्टर ने एएन राय को कहा कि अब भाई आ जाओ, तुमको हम बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई, क्योंकि तुम हमारे हिसाब का आदमी हो। अब यही अनावश्यक हस्तक्षेप किया गया सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रियाओं के अंदर में। इसका हल्का फुल्का विरोध हुआ, लेकिन बहुत कोई बड़ा विरोध किसी ने किया नहीं। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा मन और आगे बढ़ गया। ठीक है, कि एएन रॉय जो है ये बन गए, इनको बना दिया मैडम प्राइम मिनिस्टर ने। तो कहते ना कि एक बार आप कोई गलती कर दीजिए, कोई आपको नहीं रोके, नहीं टोके, तो बार बार गलती करने की आदत बन जाती, फिर लगता है कि यार हम तो कर ही लेंगे। इसलिए पहली बार ही गलती करे कोई तो उसका ऐसा उपाय करिए कि दोबारा गलती करने के बारे में सोचे नहीं। इतना आदमी कहता है कि एक बार से क्या हो जाएगा, एक बार कर दिया तो क्या हो जाएगा। अरे पगला, एक ही बार तो दिक्कत है, वही स्टार्ट हो जाएगा तो दिक्कत क्रिएट कर देगा, है ना। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक बच्चा था, ठीक है ना, वो क्या किया कि मैं अपना फोन किसी को देता नहीं हूं। इसका रीजन यह है कि मुझे खुद फोन में ज्यादा समझ बूझ में आता नहीं है, ज्यादा टाइम से इन्वेस्ट नहीं करता हूं, व्हाट्सएप यूज करता हूं बस, और कुछ नहीं।
और बाकी अपना जो मेल वेल है, जो मेल से कनेक्टिविटी है, तो मेल वेल चेक करते हैं। गेम खेलने के लिए अब वैसा था कि थोड़ा संबंध में था बच्चा, ठीक ना। नहीं कहते हैं कि अब कहीं कभी ना होता है कि मतलब लाज में पढ़ करके आप बहुत बात बोल नहीं पाते हैं। अब जाते भैया फ़ोन दीजिए, फ़ोन दीजिए, फ़ोन ले लिया। अब जो हमको जानता है वो तो फ़ोन हमसे मांगेगा नहीं, तो जानता है कि इलाज कर देंगे। अब नया नया हम गए थे, अब सोचे कि अब वहीं इसको कैसे अपना परिचय दे दे, है ना। तो अब दे दिए, उसका माँ बाप भी उसको नहीं मना कर रहा है। ये सबसे खराब बात था। हमको ये लग रहा था क्या बात संस्कार है भाई, तुम कम से कम मना करो, कोई मना नहीं कर रहा है। ले लिया, तुरंत फोन में गेम डाउनलोड कर लिया, लगा गेम खेलने। अब समझिए कि हम जितना देर बैठे, मेरा ब्लड जल रहा है अंदर से, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर अब हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, अब क्या करें भाई। सोचे कि कोई ना कोई उपाय करके निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब तुरंत हम कहे कि हमको तुरंत निकलना है, हमको एकदम काम है। तो एक आदमी और मेरे साथ था, बोला कि अरे रुकिए। हम रुकिए नहीं, आप रुकिए, हम नहीं रुक सकते हैं। हमको समझ में आ गया कि जब तक हम जाएंगे नहीं फोन देगा नहीं, हम मांगेंगे नहीं, तो कम से कम जाने लेंगे तो लाजे लिहाजे ला के देगा, है ना। तो ला के दिया। फिर उतने देर में वो क्या किया कि पूरा सब डाउनलोड कर लिया। और उसको वो सब गेमवा सब डाउनलोड करने के लिए ना मेल का कनेक्टिविटी का जरूरत पड़ता है। वो क्या कर लिया, मेरे मेल से कनेक्ट करके डाउनलोड कर लिया। अब मेरे ही मेल का पासवर्ड चेंज कर दिया। हमको नहीं पता है कि मेरा मेल का पासवर्ड बदला हुआ है। पासवर्ड चेंज कर दिया, मेरे से बिना पूछे, कुछ नहीं। और उसके बाद वो दूसरे फोन में खेल रहा है और मेरे मेल का से उसको वो किए हुए है। एक दिन अचानक से हमने अपना मेल खोला, एक मेल आया तो हमने उसको ओपन किया। जब मेल खोला तो वहां पर एक मैसेज था कि योर पासवर्ड इज चेंज। बोले यार हमारा पासवर्ड कौन बदल दे लो, हम तो बदले नहीं, हम तो खुद ही नहीं इसको यही करते हैं, जो है सो तो रखते हैं आराम से, ये क्या हुआ। फिर हम देखे कि यार तो बदला हुआ है। फिर डेट में गए, किस डेट को, डेट से मामला सब समझ में आ गया। तो हम सोचे यार मतलब सोचिए कि ये कितना गलत बात है। पहले उसको फोन किया, उसने उसके बाबूजी को फोन किया। तब बोले कि कहाँ है भाई आपका बच्चा। तो बोले कि सॉरी उससे गलती हो गया। हमने की गलती उससे नहीं हुआ, गलती आपसे हुआ है। पहला बात तो आप उसको समझाए नहीं। आप भी अपना फोन देते होंगे ना, तो हाँ दे के आदत लगा दिए फोन चलाने का। आज जिस वक्त वो मेरा फोन ले रहा था, आप दोनों पति पत्नी वहीं मौजूद थे। आप में से किसी ने ये संस्कार उसको नहीं सिखाया कि फोन नहीं लेना चाहिए। और दूसरा चीज की जो फोन लेके वो गेम खेल रहा है, तो कौन सा गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये तो माता पिता का ना कर्तव्य बनता है देखने का। बच्चा तो बच्चा है, जब तक माता पिता उसको ठीक से गाइड नहीं करेंगे तब तक वो कैसे गाइड होगा। हम लोग ठीक से कैसे गाइड हुए जी, क्योंकि माता पिता ने ध्यान दिया। माता पिता को टाइम नहीं था तो घर में बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी थी, उन्होंने ध्यान दिया, चाचा चाची थे, उन्होंने ध्यान दिया। आज का तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि न्यूक्लियस फैमिली बना लेता है सब। हम दो, हमारे एक, चाहे हमारे दो। आप मालूम चला दुन्नू के दुन्नू काम पर, बच्चा घर में बच गया अकेला। अब बच्चा को संभाल रही है आई कर रही है, आई क्या बोलते हैं वो, है ना वो। अब वो सोचिए उसका खुद ही शैक्षणिक स्तर उतना अच्छा नहीं है, तो बच्चा को कैसे संभालती होगी। माता पिता शाम को थके हारे घर आए, दोनों काम से लौटे हैं। अब बच्चा के पास टाइम देने का उनको टाइम, थके हुए हैं, फिर खाना बनाना है, सोना है। ऐसे में अपना फोन दे दिए, लो भाई फोन चलाओ। अब सोचे कि चलो बच्चा कम से कम फोन में तो उलझा हुआ है। अरे फोन में उलझ करके वो पूरा अपना बचपन तो बर्बाद कर ही रहा है। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे उसका निगेटिव इम्पैक्ट इतना उसके ऊपर होगा कि कोई मतलब वो समाज के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इस सब चीज को हमारे समाज में लोग जो है सो सीरियस नहीं लेते हैं। फोन ही तो है, दे दो बच्चा को, खिला दो, दे दो। इस चक्कर में बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। वो सोचिए, वो तो मतलब कुछ ज्यादा क्षति मुझे नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि उसका पर्पस बस इतना ही था कि वो मोबाइल फोन यूज करे। लेकिन इस तरह का आदत जब आदमी का पड़ता है तो इससे पता चलता है क्या कि वो ऐसा काम और भी लोगों के फोन में कर चुका था। जब हमने बोला तो कहा कि एक बार करने से क्या होगा, अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना। बोले इतना बात तुम बोल दिया मेरे सामने,
ये मेरा संस्कार है कि हम सुन लिए। कितना बार होता है कि आप किसी का गलती इग्नोर करिएगा ना तो उस सबको लगेगा ना ये इसका तो मन लग रहा होगा चाहे कुछ भी, लेकिन बहुत बार आदमी गलती इसलिए इग्नोर कर देता है कि सामने वाले की प्रतिष्ठा बनी रहे, इसलिए आदमी इग्नोर करता है। बहुत बार सामने वाला क्या समझता है, इसको हो सकता है या तो मजा आ रहा होगा या फिर ये समझ लेता है कि ये मेरे से डर गया होगा, तो ये चीज हो सकता है ना। तो ये तो संस्कार का बात है कि हम ये समझे और हमारे माता पिता हमें समझाएं कि डर में और नैतिकता में क्या अंतर होता है, एथिक्स में और फेयर में क्या अंतर है ना। लेकिन ये आज के माता पिता नहीं समझा पाते। हम लोग के जनरेशन के जो माता पिता नयका सब बन रहा है ना, ये सब नहीं समझा पाता है। कुछ पुरनको में नहीं समझा पाए हैं, कुछ पुरनको में है जो नहीं समझा पाए हैं किन्हीं कारण से, चाहे जो रहे है ना। मैक्सिमम लोग तो समझे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ है 1% जो नहीं समझे और उसके वजह से समाज में तमाम तरह की दिक्कतें और समस्याएं आती है। और ये और भी बाकी लोग के साथ कर चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने इतना कड़ा एक्शन लिया, हमको लगता है कि वो माता पिता भी अपना फोन उसको जीवन में कहियो नहीं देगा लोग, है ना। तो आदत का बात होता है, अगर उसको जो पहला बार जो किसी का लिया था अगर वो आदमी वहीं रुक दिया होता तो क्या होता, वो फिर छूता किसी का नहीं छूता। इंदिरा जी यहाँ पे की यहीं पर अगर रोक दिया गया था तो आगे मैटर में नहीं बढ़ता, लेकिन मैटर आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि कोई कुछ बोला नहीं। और जब कोई कुछ नहीं बोला तो 1977 में एक और कांड किया इंदिरा गांधी ने, और इस बार एमयू बेग को बना दिया सीजीआई। एमयू बेग को बना दिया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस। और एमयू बेग से 3 लोग अभी सीनियर बचे हुए थे। एमयू बेग से 3 लोग अभी सीनियर बचे हुए थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता थी, चीफ जस्टिस। और उसको इग्नोर करके मैडम ने बना दिया एमयू बेग को। अब यही जो 2 प्रक्रिया जो है ना, यही 2 प्रक्रिया किसके लिए परिस्थिति बना दिया, कॉलेजियम के लिए। क्योंकि अब लगने लगा कोर्ट को कि अगर हमने सरकार को नहीं रोका तो सरकार हमारे मैटर में अनावश्यक हस्तक्षेप करेगी और इससे एंड ऑफ द टाइम जो है वो वर्डिक्ट इंपैक्ट होगा। क्योंकि सरकार के चाहने वाले लोग अगर आ जाएंगे तो सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा और इससे न्यायपालिका की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं भंग होगी। इसलिए न्यायपालिका की पवित्रता और न्यायपालिका की अक्षुण्णता को सुदृढ़ बनाकर रखने के लिए, उसको सत्यता के तौर पर स्थापित रखने के लिए जरूरी था कि बैलेंस कर दिया जाए या सेपरेट कर दिया जाए पावर को। क्लियर है? तो इसीलिए एक प्रणाली का विकास हुआ और प्रणाली था कॉलेजियम प्रणाली। तो इस विकास में आप देखेंगे फर्स्ट जुडिशियल केस, देखेंगे प्रथम न्यायाधीश मामला, ये सब कहानी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब घटना घटने के बाद ही फर्स्ट जुडिशियल केस आया। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981। अब देखिए यह मामला किस मुद्दा पर था। तो आर्टिकल 124(2) में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है? तो जो नियुक्तियां इंदिरा जी कर रही थी वो तो अपने मर्जी से कर रही थी। तो अब मैटर ये था कि सलाह बाध्यकारी है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति को जो एडवाइस दे रहे हैं वो एडवाइस राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य है कि नहीं है। इसी मैटर को लेकर 1981 में केस हुआ, फर्स्ट जुडिशियल केस। ठीक है? प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 किस बात को लेकर के हुआ? सलाह को लेकर के, क्योंकि 24 कहता है कि सलाह पर होगा नियुक्ति। तो 1981 में जो फैसला आया फर्स्ट जुडिशियल केस, उसमें क्या आया कि न्यायपालिका के द्वारा राष्ट्रपति को या कार्यपालिका को दिया गया सलाह
केवल विचारों का आदान प्रदान है, बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इंदिरा जी जो कर रही थी वो ठीक कर रही थी, कि सरकार जिसको मन उसको बना सकती है। क्योंकि फर्स्ट जुडिशियल केस में क्या फैसला गया कि 124 में जो सलाह का बात किया गया है वो सलाह बाध्यकारी नहीं है। एडवाइस इज नॉट इन्फोर्सेबल ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तब गवर्नमेंट सलाह माने या न माने उसकी मर्जी। तो यही वाली परिस्थिति बनी। तो 1981 के प्रथम जुडिशियल केस में जो मुद्दा था वो था एडवाइस का। क्या था? सलाह का। ओके मुद्दा किस चीज का था? सलाह का। तो कोर्ट ने क्या कहा? लिख लेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों, न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों, न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों, न्यायाधीशों की नियुक्तियों और तबादलों से ना ट्रांसफर है ना, तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का सलाह भारत के मुख्य न्यायाधीश का सलाह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, तो जब बाध्यकारी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब हो गया कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का वर्चस्व हो गया। इंदिरा जी जो कर रही थी वो कंटिन्यू भी कर सकती थी, क्योंकि जब ये कह दिया गया कि जुडिशरी के द्वारा जो ये दिया जा रहा है, तो जाने का बहाना चाहिए काजी है? तो क्योंकि डिस्टेंस तो है नहीं ज्यादा, तो कहने का मतलब ये है कि न्यायाधीशों का आप देखेंगे कि क्या था पूरा मैटर, कि अब कह दिया गया कि न्यायपालिका का द्वारा दिया गया सलाह न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब 1981 में क्लियर हो गया कि कार्यपालिका अपनी मर्जी से कर सकती है और सीजीआई का जो सलाह है उसको इग्नोर कर सकती है। और यह फैसला लगभग 12 वर्षों तक कंटिन्यू किया। और फिर 1993 में हुआ सेकेंड जुडिशियल केस, लेंगे थर्ड जुडिशियल केस, सॉरी सेकेंड मतलब द्वितीय न्यायाधीश मामला, सेकेंड जुडिशियल केस, द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993। अब देखिए, अब मैटर यहां पे बदल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि भाई हम जो कह दिए हैं उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है ना, तो ठीक बात नहीं है। तो लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सलाह का अर्थ सहमति है। अब परिभाषा बदल गया। अब सलाह का अर्थ क्या हो गया? सहमति, है ना। अब गेम चेंज। वहां पर था कि सलाह विचारों का आदान प्रदान है, मानिए या न मानिए, लेकिन यहां पे कह दिया
कि सलाह का मतलब सहमति है, मतलब हम जो कह दिए अब वो मानना है। फोन कर दिए कहीं कि बस अब 5 बजे चलना है तो चलना है, अभी नहीं कि कल है 5 बजे, आज छोड़ो, आज ठंडा ज्यादा है, ना फर्क पड़ता। इट्स माई डिजायर, हमारी इच्छा है, चलना पड़ेगा। और हमारा इच्छा है बना भैया प्लान कैंसिल, कल का प्लान अगर है, कल एन मौका पे कह दिया कि नहीं आज नहीं जाएंगे, आज मूड ठीक नहीं है। ये वाला मामला हो गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, सहमति का मतलब विचारों का आदान प्रदान नहीं, सहमति का मतलब सलाह का मतलब सहमति है। अब हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा किए गए निर्णय की समीक्षा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है ना, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये पावर है, लेकिन हम लोग के पास ये पावर नहीं है जी। आम आदमी के पास ये पावर है नहीं है। आप किसी से कल वादा किए, आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको समझ लिया, अब बाकी का अपना जितना जीवन है मैं चाहता हूं कि आप ही के साथ कंप्लीट करूं। ये आपका आज का फैसला है। 3 दिन बाद आप उस व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं कि सुनिए ना, आपके बारे में जो मेरा परसेप्शन था वो बदल गया है। हमने जो कहा था कि पूरा जीवन, मुझे लग रहा है कि अगला 2 दिन काटना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं अपने मेरा जो डिसीजन है मैं उसको बदलना चाह रहा हूं। तो आम आदमी जब बदलेगा तो क्या होगा, उसको उस पर तमाम तरह के आरोप लग जाएंगे। कोर्ट को अधिकार ही मिला हुआ है कि कोर्ट अपनी समीक्षा कर सकता है। यही कोर्ट 81 में कहा कि सलाह और परामर्श का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। इट्स नॉट इन्फोर्सेबल ऑन गवर्नमेंट, है ना, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्टेट डिजायर। स्टेट जो चाहे वो करे, हम तो बस एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन 1993 के सेकेंड जुडिशियल केस में वही कोर्ट क्या कहता है कि भाई सलाह का मतलब सहमति है, कह दिया तो मानना पड़ेगा। और यही वो बिंदु है जहां से कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट। तो कॉलेजियम कहां से स्टार्ट हो गया, 1993 से। 1993 से कॉलेजियम का मामला शुरू हो गया सेकेंड जुडिशियल केस से। ठीक है, अब देखिए, तो पहले वाले केस में तो केवल सीजीआई की बात की गई थी, चीफ जस्टिस की। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया कि ये जो परामर्श या जो सलाह देगा वो केवल सीजीआई अकेले नहीं देगा, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के अदर 2 सीनियर मोस्ट जज। मतलब कहा गया कि सीजीआई एन +2, तो +2 का मतलब एक होता है सीजीआई और 2 हो गया सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का 2 वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो भी इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया। क्लियर है ना, वो भी इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसमें शामिल हो गए, तो अब कहा गया कि देखिए, अब केवल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह नहीं देंगे, उनके सलाह के साथ 2 गो अन्य और जज सलाह देंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे उनके बाद के। तो इनका सलाह सरकार को मानना पड़ेगा, बाध्यकारी है, इस सलाह को सरकार खारिज नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन सलाह बहुमत के साथ होना चाहिए। यहां तक मैटर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलेजियम की शुरुआत कहां से हुई, 1993 में सेकेंड जुडिशियल केस से। क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड जुडिशियल केस 1998, तृतीय न्यायाधीश मामला 1998। अब देखिए, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कॉलेजियम का विस्तार हो गया। यहां तो हमने कहा कि
कोर्ट ने कहा कि CGI +2, लेकिन थर्ड जुडिशियल केस में हो गया CGI +4, CGI +4। तो अभी वर्तमान में यही परंपरा चल रहा है, CGI +4। तो CGI +4 का जो मैटर है ये कब बना, तो ये बना थर्ड जुडिशियल केस में। क्लियर है? और इनका फैसला बहुमत के आधार पर जाएगा, तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, और इनके फैसले के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, जो कॉलेजियम प्रणाली की प्रमुख विशेषता देखेंगे। विकास समझ लिए, सेकेंड केस में एस्टेब्लिश हुआ और थर्ड केस में इसको डेवलप किया गया, है ना, मतलब इसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया। अब लेंगे कॉलेजियम प्रणाली की विशेषता, फीचर्स ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। अब क्या है फीचर्स, तो लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CGI के द्वारा की जाती है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम वर्क अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ CGI। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता CGI के द्वारा की जाती है। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली से ही की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली से ही की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, क्लियर है? 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या? हाँ, नेक्स्ट अब देखिए, इसमें अब सरकार की क्या प्रक्रिया है। तो सरकार की प्रक्रिया कुछ नहीं होती है। सरकार की प्रक्रिया बस इतनी है कि नाम चला गया, कॉलेजियम ने नाम सेलेक्ट करके भेज दिया, बहुमत से नाम आ गया तो बस आप अपॉइंट कर दीजिए।
सरकार को ये करना है, सरकार इसके लिए बाध्य है, क्योंकि क्लियर हो चुका है सेकंड जुडिशियल केस में कि सलाह का मतलब सहमति है, जो कह दिया मान लीजिए। ठीक है, यहां तक मेरे को दिक्कत? नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश सामान्य तौर पे कैसे बनता है। तो अभी जो प्रारंभ से जो परंपरा थी, प्रारंभ में वो देश में परंपरा ये थी कि वर्तमान का जो चीफ जस्टिस है वही अगले चीफ जस्टिस के नाम का सिफारिश कर देता था, माने वही लिख देता था कि ये आदमी मेरे बाद बनेगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता था ना कि दिक्कत हो जाती थी कि कोई और को बना दिया जाता था। लेकिन ये जो विवाद हुआ इंदिरा गांधी वाला, इस विवाद के बाद कहा गया कि कंपलसरी तौर पर जब सीजीआई अपॉइंट करना है तो वरिष्ठता को ध्यान में रखना होगा, सीनियरिटी को बेस बनाना होगा। तो जो जैसे अभी डीवाई चंद्रचूड़ है, तो ये जब जाएंगे तो ये खुद ही देख लेंगे कि मेरे बाद सबसे सीनियर मोस्ट कौन है, तो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट है उसका नाम लिख करके सरकार के पास भेज देंगे। यही नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति उनको, जब इनका कार्यकाल खत्म होगा तो राष्ट्रपति उनको बना देंगे चीफ जस्टिस। तो सीजीआई को नियुक्त करने में कोई विशेष प्रक्रिया या कोई अलग से बड़ा प्रावधान नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है कैसे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है सीनियरिटी के बेस पर। तो वर्तमान का जो सीजीआई है वही उसका नाम ट्रांसफर कर देता है राष्ट्रपति को कि मेरे बाद जो मेरा सीनियर है, मतलब इसमें सीनियर बचेगा, वो हो जाएगा सीजीआई। तो उसमें कोई अलग से विशेष प्रक्रिया नहीं होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कैसे नियुक्त होते हैं, सीनियरिटी के बेस पर, है ना। ये नाम कौन बता देता है? तो वर्तमान का जो सीजीआई है वही बता देता है कि मेरे बाद कौन है, और उसका नाम लिख करके भेज देता है, सरकार उसको नियुक्त कर देती है। ठीक है, तो सीजीआई को राष्ट्रपति नियुक्त करता है वरिष्ठता के आधार पर। ठीक है, लिख लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अब अन्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होते हैं? तो अन्य न्यायाधीश के लिए यही आपका सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई +4 है ना, ये सिस्टम काम करता है। ये लोग इसमें बहुत बार ये लोग बाहर के किसी सीनियर हाई कोर्ट का कोई जज है तो उससे भी सलाह ले लेते हैं। तो ये लोग अपना सब लोग सलाह बनाते हैं, ठीक है। और जो सलाह होता है वो उसका लिखित फाइल बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, सब लोग अपना अपना फाइल तैयार करते हैं। और फाइल तैयार करके सब लोग भेज देते हैं सीजीआई को। जो 4 लोग हैं वो सीजीआई भी अपना फाइल तैयार करते हैं। ये पूरा फाइल सील पैक होकर चल जाता है सेंट्रल लॉ मिनिस्टर को, कानून मंत्री को। कानून मंत्री उस फाइल को खोलता है, देखता है किसका नाम आया है और उसको भेज देता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते हैं। उसका मतलब ये है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम के सिफारिश पर। ठीक है, ये लाइन लिख सकते हैं आप कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम के सिफारिश पर। कॉलेजियम के सिफारिश पर। ओके, कॉलेजियम के सिफारिश पर। ओके,
इसमें क्या होता है, भाई कानून मंत्री के पास जाता है, कानून मंत्री राष्ट्रपति के पास भेजता है, हालांकि बीच में ये प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी देख, लेकिन इसमें इनकी कोई खास भूमिका होती नहीं है, क्योंकि बहुमत के साथ जो नाम आया है उसको आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसमें अब किसकी चल रही है? सुप्रीम कोर्ट की ही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसको चाह रहा है उसका होगा नियुक्ति, और सरकार को बात मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए इसमें क्या होता है? ओके, अब देखिए उच्च न्यायालय में क्या नाम है पीछे का, तुमको उससे का कौन काम लग रहा है? सोचिए कितना है? 33+1 टोटल 34 का स्ट्रेंथ है ना? ठीक है, लेकिन नजदीक रहता है बराबर बातचीत तुम लोग का होते रहता है, प्रिय मित्र हो हैं। घोड़ा सबसे हमरो एगो दोस्त था आयुष, तो हम लोग भी जब बैठते थे ना साथ ही बैठते थे, कहीं बैठते थे ना साथे बैठते थे, और साथे बैठ के खूब बतियाने का ऐसी आदत था। लेकिन इतना घनघोर बेइज्जती हुआ पूरा क्लास के सामने, पोडियमवा पर बुला करके, यहाँ तो उतना नहीं ना है, पूरा 800 का स्ट्रेंथ है, और उसमें बुला करके देखिए हमारे दो महान लोग। सोचिए कैसा लगा होगा, कितना मजा आया होगा। उसके बाद से फिर क्लास में बतियाने का आदतें भुला गया है ना। तो क्या चाहते हैं, ऐसे ही करे कुछ नहीं ना? तो हमरा से दिक्कत ये कि हमसे ये सब चीज इग्नोर नहीं होता, इसलिए हम टोक देते हैं, है ना। तो इसलिए कम से कम मेरे साथ इसका थोड़ा मेंटेन कर लीजिए, है ना। अब बाकी जब ब्रेक होबे करेगा तो बतियाइए दम भर करके, फिर छुट्टी हो जाएगा तो फोन कर लीजिए एक दूसरे को, रात भर बतियाइए, है ना। लेकिन रात भर तो बात करना है, मन लगेगा नहीं? मन लगेगा नहीं लगेगा। अब उससे आप क्या ही रात भर बात कीजिएगा, है? या वो आपसे क्या करेगा? उसके लिए तो कोई और पार्टनर होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब स्पष्ट बात तो यही है ना। कोई भी जो, हाँ अब अलग बात है कि कोई अगर, है ना, अब इंडिया में बहुत सारा कानून बन गया है ना, और तमाम कानून इम्प्लीमेंटेशन में भी हैं, है ना, जिसको जिसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी, है ना, समलैंगिकता। तो ऐसा बात तो होगा नहीं है। अभी देखिए सिविल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ये सब पढ़ना है ना, लेकिन खाली पढ़ने तक सीमित रखना है ना, पढ़ लेना है, अब पढ़ने तक इसको सीमित रखना है, पढ़ के जान समझ लेना है ना। हाँ, और अगर कुछ लोग अगर इस व्यवस्था से मतलब जूझ रहे हैं, कुछ अगर हों जो इस तरह की समस्या है उनके साथ, उनका रिस्पेक्ट करें, है ना, क्योंकि हर लोग का ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है ना, हंसी का विषय नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसा है इसमें उसका कोई वैसा दोष नहीं है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है ना, और उसके वजह से वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से ऐसा होता है ना। तो इसको आप कहते हैं कि जब आप पढ़ाई का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है, अंधकार मिट जाता है, सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखती हैं कि कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है ना। अगर पढ़ने लिखने के बाद भी अगर कोई अंधविश्वास की बात करता है या कोई इधर उधर की बात करता है तो वो बात फिर मतलब उसके पढ़ने का फिर तो कोई फायदा नहीं है। जब पढ़ लिए तो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, और लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी के साथ बातचीत करें तो ज्यादा ये है। खैर, तो उच्च न्यायालय में कैसे होता है, देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, पहला मैटर कि चीफ जस्टिस कैसे नियुक्त होगा, तो लिख लेंगे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की प्रक्रिया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो देखिए, अब अगर मुख्य न्यायाधीश, किसी एक परंपरा फॉलो किया जाता है कि किसी भी राज्य में के उच्च न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो रहा है तो उस राज्य का नहीं होगा। पहला बात लिख लेंगे कि मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य का नहीं होता। जैसे अगर पटना हाईकोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बनेगा ना, तो बिहार का नहीं होगा, कम से कम बाहर का होगा। ठीक है, इलाहाबाद का बनेगा तो यूपी का नहीं होगा, है ना, तो उस स्टेट का नहीं होगा कम से कम। तो लिख लेंगे ठीक है। तो पहला बात कि सीजीआई किसी राज्य के उच्च न्यायालय में उसी को बनाया जाता है जो उस राज्य का नहीं होता है। दूसरा बात, इसका चयन भी कॉलेजियम के द्वारा होता है। मतलब किसी राज्य में कौन सीजीआई बनेगा, ये भी कौन चुनता है, उसका कॉलेजियम। ठीक है, कॉलेजियम तय करता है कि कौन होगा। अब देखिए, तो कॉलेजियम कौन, तो किसी भी हाई कोर्ट में हमने आपको कहा कि हाई कोर्ट में भी क्या है, सीजे होता है एक चीफ जस्टिस। अब +4 यहां पे भी हो जाएगा, तो +4 जो होंगे वो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश करेंगे। अब +2 जो होंगे वो न्यायाधीशों की सिफारिश करेंगे, है ना। तो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे पटना हाईकोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इनके साथ और 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे जो पटना हाईकोर्ट के कॉलेजियम में काम कर रहे होंगे। तो यही लोग अपना राय करेंगे कि हमको अपना अगला नेक्स्ट जो सीजीआई होगा वो कौन होगा। तो ये लोग अपना रिसर्च करेंगे और देख करके उसको सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट और साथ में स्टेट का जो गवर्नर है उसको भी वो सूचना दे दी जाएगी, राज्य के राज्यपाल को। अब राज्यपाल क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल क्या करेगा, उसको लॉ मिनिस्टर के पास भेजेगा, फिर लॉ मिनिस्टर उसको प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेगा, अब प्राइम मिनिस्टर उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो इस प्रक्रिया के तहत किसी राज्य के अंदर में जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश संबंधित राज्य का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश केवल संबंधित राज्य का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब लिख लेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, कॉलेजियम के सिफारिश पर, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहां पर यह नियुक्तियां होती हैं हाई कोर्ट के अंदर में। इसी प्रकार से जो कॉलेजियम है वो निश्चित करता है कि अन्य न्यायाधीश कैसे होंगे। इनके बारे में भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी इन्फॉर्म किया जाता है, राज्यपाल को इन्फॉर्म होता है, राज्यपाल लॉ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और तब जाता है राष्ट्रपति के पास। मतलब यह है कि राज्य के उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। हटाने का भी काम इनका सेंटर से ही होगा और अपॉइंटमेंट का काम भी इनका सेंटर से होगा। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है और कॉलेजियम का विकास है। और हमने देखा कि कॉलेजियम क्या है। अब है मेन मुद्दा कि कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दा या विवाद। कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित विवाद, डिबेट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉलेजियम सिस्टम। डिबेट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था से संबंधित विवाद। ठीक है, ये विवाद क्या है और किस प्रकार से है उसको देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई समस्या, ऐसी कोई बात जो किसी को समझ में नहीं आई हो? राज्य के लिए, राज्य के लिए, राज्य के उच्च न्यायालय में, हाँ, उसमें 2 लोग होंगे और वो नाम सेलेक्ट करेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि वो इस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज नियुक्ति सबकी राष्ट्रपति ही करेगा। ओके।